जी जी। मैं अंकल जी इंशाल्लाह इधर कर लेता हूँ राब्ता को ना, कोई बेहतर ऑप्शन देख लेते हैं। मैं अंकल जी कल इंशाल्लाह ताला आपको करता हूँ। हाँ जी। अच्छा अच्छा। जी जी। 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 जी। नहीं वो अंकल जी मेरे 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 अंकल जी जेल में एक आध ऑप्शन और आ रही है। मैं इंशाल्लाह ताला कल आपको फोन करता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। इसका जरा इसका तो कनेक्ट करना ताकि बस जरा थोड़ी सी। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज आ रही है बेटा? वालेकुम सलाम सर। जी सर, जी आ रही है वालेकुम आवाज। सलाम जी, सर आ रही हाँ है बेटा आवाज। वेरी सॉरी, मैं वो असल में ना घर से कॉल थी फादर इन लॉ की, तो वो इसलिए थोड़ा ना बेटा जरूरी था। वेरी सॉरी फॉर लेट। थोड़ा सा बेटा आज हमने वो कनेक्शन की कोशिश की थी। कोई मैं मसला नहीं सर। आज एक बेटा इम्पोर्टेंट चीज हमने बिस्मिल्लाह करके शुरू करनी है, तो मैं उस लिए प्लान कर रहा था कि हमारा वो वीडियो वाला सिस्टम जो है ना वो बेटा बेहतर हो जाता, लेकिन वो सॉरी बेटा हो नहीं सका। अभी मोबाइल से करते हैं कोशिश, तभी हम बेटा अपना काम जो है ना वो बिस्मिल्लाह करके जो है ना वो हम बेटा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज बेटा हम अपना जो हमारा सेक्शन 9 है, पार्ट 3 भी कहलाता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, सेक्शन 9 से बेटा लेके सेक्शन 65G तक ये हमारे सिलेबस में शामिल है बेटा। और उसके बाद आगे हम रिकवरी वाला पोर्शन बेटा पढ़ेंगे, जिसमें हमारा 137 सेक्शन से लेकर तो आगे बेटा जो है ना सिर्फ रिकवरी को हम डील करेंगे 137 सेक्शन से लेकर 147 146 तक ना। ये हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का पोर्शन होगा। और बेटा सेल्स टैक्स एक्ट और फेडरल एक्साइज ड्यूटी हम बेटा कंप्लीट जो है ना वो पढ़ेंगे। तो आज बेटा जो हमारा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि व्हाट इज टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम और हेड्स ऑफ इनकम जो है ना ये हम स्टडी करेंगे आज बेटा मेन। सर ये पेपर में ये सवाल आ सकता है कि टैक्सेबल इनकम कौन सी है, एग्जेम्प्ट कौन सी है? जी बेटा बिल्कुल, ये डेफिनेशन से बेटा आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ये बेटा अभी हम आज बेटा जो है ना ये हम सेक्शन 9 से शुरू करने लगे हैं, टैक्सेबल इनकम से, फिर टोटल इनकम से, और टोटल इनकम में बेटा जो हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है हमारे हेड्स ऑफ इनकम ना। ये बेटा मैं लिखने लगा हूँ, बाद में मोबाइल से कोशिश करते सर हैं कि ये ऑर्डिनेंस के अंदर कौन से पेज से स्टार्ट करने लगे हैं सर, वो काइंडली बता दें। जी जी बेटा 39 पेज से। 39 पेज। हाँ ये बेटा हमारा सेक्शन 9 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, जो बेटा हम शुरू करने लगे हैं।
ये बेटा टैक्सेबल इनकम, सर ये वीडियो नहीं आ रही आपकी, कैमरा ऑफ है आपका आई थिंक। ये बेटा कैमरे का थोड़ा सा इशू बना है, जो पहले शुरू में आपको बेटा बताया ना, वो अभी मैंने कोऑर्डिनेटर से पहले बेटा ट्राई भी किया, हम काफी देर से लगे हुए थे ना, तकरीबन कोई हाफ आवर हमने अटेम्प्ट किया, लेकिन वो हो नहीं सका। वो कह रहे थे कि सर कोई वेब कैम का इशू है, वो आपको बाजार से लाना पड़ेगा। ये अभी बेटा आज ऑडियो से ही हम जो है ना वो काम चलाएंगे, फिर हम मोबाइल पे कनेक्ट करने की। अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो स्क्रीन शेयर कर वहाँ पे ओपन कर दें ताकि कुछ समझ भी आ जाए स्क्रीन, अगर वो स्क्रीन शेयर। अच्छा, अच्छा ये बेटा टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम और हेड्स ऑफ इनकम। ये बेटा आज जो है ना वो हमने शुरू करने हैं। फर्स्ट जो हमारी बेटा डेफिनेशन है वो है टैक्सेबल इनकम की, सेक्शन 9। ये बेटा हम शुरू करने लगे हैं। टैक्सेबल इनकम मींस द टैक्सेबल इनकम ऑफ ए पर्सन फॉर ए tax year shall be the total income under clause A of section 10 of the person for the year, reduced but not below zero by the total of any deductible allowance under part 9 of this chapter of the person for the year। अब बेटा टैक्सेबल इनकम का मतलब ये है कि टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन फॉर ए टैक्स ईयर। अब बेटा यहाँ पे दो डेफिनेशंस हैं जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, उनका कंसेप्ट जो है ना वो बेटा हमें हेल्प आउट करेगा टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम। के टैक्सेबल इनकम मींस द टैक्सेबल इनकम ऑफ ए पर्सन फॉर ए टैक्स ईयर शैल बी द टोटल इनकम। एक बेटा कंसेप्ट है ऑफ ए पर्सन का, दूसरा कंसेप्ट है टैक्स ईयर का। पर्सन हमने बेटा लॉ में देखा है कि वो इंडिविजुअल्स भी हो सकती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एओपी भी हो सकती है, कोई बेटा कंपनी भी हो सकती है। फॉर ए टैक्स ईयर का मतलब ये है कि वो एक वन फाइनेंशियल ईयर्स में उसकी जितनी भी इनकम है, इनकम फ्रॉम ऑल हेड्स, उन हेड्स को बेटा आगे हम डिस्कस करते हैं अभी इसी कंसेप्ट के साथ लिंक करके, उन टोटल का जो सम है वो टोटल आपकी टैक्सेबल इनकम होगी। लेकिन दैट शुड नॉट बी बिलो जीरो, कि वो जीरो से नीचे नहीं होगी। अगर बेटा वो जीरो से नीचे चली जाएगी तो आपका उस साल का बेटा लॉस बन जाएगा। ये एक सिंपल सी जो है ना कंसेप्ट, इसमें बेटा आपने ध्यान में रखना है कि टैक्सेबल इनकम का मतलब है टोटल इनकम फ्रॉम ऑल हेड्स ऑफ ए पर्सन फॉर ए टैक्स ईयर। करिएगा किसी भी बेटा लीगल पर्सन की वन फाइनेंशियल ईयर्स की, वन टैक्स ईयर्स की इनकम फ्रॉम ऑल हेड्स, वो बेटा टैक्सेबल इनकम कहलाएगी। लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि बेटा दैट शुड नॉट बी लेस देन जीरो। किसी भी वजह से अच्छा सर ये आप सेक्शन 9 पढ़ा रहे हैं? सेक्शन 9 पढ़ा रहे हैं आप? सेक्शन 9 पढ़ा रहा हूँ बेटा, सेक्शन 9 पढ़ा रहा हूँ। तो सर ये जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है सर, ये वेबसाइट से मिलेगा एफबीआर की? ये बेटा उन्होंने कोऑर्डिनेटर ने शेयर नहीं किया आज आपसे? नहीं सर, नहीं सर, अभी तक तो शायद नहीं हुआ। भाईजान, ये ग्रुप में मौजूद है, वहां से देख लें यार। बेटा ग्रुप में तो मैंने उनको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि आप बेटा लाजमी शेयर करें, सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 65G तक। सर इट्स ऑलरेडी शेयर्ड।
सर हाँ, ग्रुप ये- में पड़े हुए हैं सर। हाँ, सर कुछ स्टूडेंट हम बाद में ऐड हुए तो हमें रिसीव नहीं हुए तो काइंडली सर मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। उसमें बेटा जो बेटा नए कोई स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं वो काइंडली बेटा आप नोट सर लास्ट में ये क्वेश्चन कर लें, जो नए हैं वो अगर लास्ट में क्वेश्चन इस तरह के जो भी क्यूरीज हैं उनकी वो कर लें, हाँ, क्योंकि वो पुरानी चीजें सारी आती रहेंगी तो लेक्चर का सर ठीक से नहीं हो सकेगा। जी बिल्कुल, आखिर में बेटा हम क्वेश्चन आंसर सीरीज रखेंगे। अभी बेटा हम सेक्शन 9 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का पढ़ रहे हैं। आप काइंडली बेटा ग्रुप में देख लें, अगर तो उन्होंने शेयर लाजमी बेटा किया होगा उसको काइंडली देख लें। इसको बेटा अभी हम आगे जो है ना वो कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें हम बेटा मैं दोबारा अभी आपने बेटा बुकिश डेफिनेशन पे नहीं जाना, काइंडली सिर्फ बेटा बेसिक कंसेप्ट समझ लें। फिर हम जो ओरिजिनल लॉ की लैंग्वेज है उसको बेटा हम 1 by 1 जस्ट लाइक डेफिनेशन जो है ना वो बेटा हम एक्सप्लेन करेंगे। और आज ये बड़ा हमारा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट भी है बेटा, इसको ज़हन में रखना आपने। और कल इंशाल्लाह ताला वो बेटा कैमरे वाली मैं कोशिश करूंगा हर सूरत उसका हल करके, तो इसको हम हल्का सा रिपीट भी कर लेंगे, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो बेटा टैक्सेबल इनकम मींस बेटा टोटल इनकम है, टोटल इनकम फ्रॉम ऑल हेड्स ऑफ एनी पर्सन फॉर ए टैक्स ईयर। अब बेटा ये बेटा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि टोटल बेटा हेड्स ऑफ इनकम जो है ना किसी भी फिगर पर्सन के बेटा 5 हेड्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। 5 हेड्स ऑफ इनकम का मतलब ये है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो आपकी टैक्सेबल इनकम है उसके 5 डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं। हेड से मुराद आप बेटा सर ये काइंडली सर आपकी आवाज नहीं सही आ रही, किसने माइक ऑन किया हुआ फॉर है? एग्जांपल बेटा नंबर 1 यार ये माइक बंद कर दें यार, आप बच्चे तो नहीं है प्लीज। एक बेटा पहला है जो है वो आपका बेटा इनकम फ्रॉम सैलरी है किसी भी इंडिविजुअल का। सर आपकी आवाज शो नहीं हो रही है। जी बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, किसी की नॉइस आ रही है बीच में। यार ये राय शबीर अपनी माइक बंद करे, राय शबीर। जी सर, वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेटा स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली अपना अपना माइक जो है ना वो बंद कर लेंगे तो फिर बेटा मेरी आवाज जो है ना वो बेहतर आए। आवाज सर जी रुक रुक के आ रही मैं। जी सर। टीम स्टडी रिवर जो आप होस्ट बने हुए हैं प्लीज आप सबको म्यूट कर दें। जी बोलो सर। यार अब बच्चियां दे रोन दी आवाज आ रही। राय गुलाम पहले अपना माइक तो आप म्यूट करें ना, आवाज तब आएगी। जी सर। जी बेटा अभी हम बात कर रहे हैं हेड्स ऑफ इनकम की। अब बेटा आवाज आ रही मेरी? जी सर आ रही है आवाज। हाँ जी बेटा अभी हम कंटिन्यू करते हैं। जी सर अस्सलाम वालेकुम। टैक्सेबल इनकम मींस बेटा टोटल इनकम फ्रॉम ऑल हेड्स है। अब बेटा आवाज नहीं आ रही सर? आवाज आ रही सर? हाँ नंबर 1 बेटा वो सैलरी इनकम हो सकती है। नंबर सर वॉइस नहीं आ रही क्लियर, मैं तो बैक कॉल करना। ये बेटा रिक्वेस्ट है कि काइंडली बेटा अपने मोबाइल आपस में बेटा जो है ना वो उससे अवॉइड करें बेटा, फिर क्लास थोड़ी डिस्टर्ब होगी। सर हमें आपकी आवाज आ रही है सर, ये बंदा क्लास में इंटरप्ट कर रहा है सर, हमें आपकी आवाज क्लियर आ रही है। तो बेटा अगर आवाज आ रही है तो फिर मैं बेटा कंटिन्यू करता हूँ। सर जो मीटिंग स्टार्ट करता है वो दूसरे को म्यूट कर सकता है, तो आप लोगों के पास है ये वाली अथॉरिटी, तो आप में से कोई मतलब आपने साथ किसको रख लेना, कोई इस चीज को मॉनिटर कर ले, जो खाम का डिस्टर्बेंस करे वो उसको म्यूट कर दे खुद। और एक बंदा पेंडू ही है उन्हें आवाज खोल देती है। सर ये आप काइंडली अगर कोऑर्डिनेटर को कह सकते हैं कि सबके माइक ऑफ कर दें, सिर्फ आखिरी 10 मिनट में ओपन कर दीजिएगा जब क्वेश्चन आंसर सीरीज हो। काइंडली अगर आप खुद कह दें तो ये बेहतर है। जी मैं बेटा कोऑर्डिनेटर से करता हूं कॉल, मैं अभी कॉल कर दें सर काइंडली, वो क्योंकि सर फिर 1-2 बच्चों की वजह से सारे डिस्टर्ब होते हैं। मैं बेटा अभी उसको कॉल करने लगा। जी सर बहुत शुक्रिया सर। मैं बेटा अभी उसको कॉल करके ना कहता हूँ सर, कॉल करके वो नोट्स भी शेयर करवा देंगे, नोट्स नहीं मिलेगा पीडीएफ में जो थे ना, आपने कल बताया था, कल तक तो ग्रुप में शेयर नहीं हुए, उनको बोलें प्लीज काइंडली वो भी शेयर कर दें। मैं बेटा रिक्वेस्ट करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अतीक बेटा क्लास चल रही है हमारी, सब माइक म्यूट कर दो ना ताकि किसी की आवाज ना आए ना।
तो आखिर में मैं बेटा अनाउंस करूंगा ना, तो आखिर में फिर बेटा हम क्वेश्चन आंसर सीरीज जो है ना वो एक रख लेंगे ना, आखिरी 10 मिनट। हाँ ठीक है, अभी बेटा 8:09 हो गया ना, तो पूरा 1 घंटा जो है ना वो मैं कंटिन्यूसली बेटा चीजें डिस्कस करूंगा। आखिर में फिर हम जो है ना वो 9:10 पे जो है ना, क्योंकि क्लास थोड़ी लेट शुरू हुई है ना, तो आप काइंडली 9:10 पे हम जो है ना वो 10 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसर रख लेंगे। म्यूट ऑन करूंगा, आप भी म्यूट हो जाएंगे, उसके बाद आपने ना अपने आप को अनम्यूट कर लेना। चलो ठीक है, आपके पास ना नीचे ऑप्शन आ रही है म्यूट ऑल की। जी जी आ रही है आपके पास? जी बेटा मैं कर लेता हूँ, आप म्यूट ऑल करते हैं आप इस टाइम पोस्ट में। हाँ बेटा ये म्यूट वाली मेरे पास आई है ऑप्शन ना, तो मैं अब इसको म्यूट ऑल करूं। हाँ ठीक है, मैं बेटा उधर से म्यूट करता हूँ। यार सर ने अपनी आवाज म्यूट कर लिया। सर आपने अपने आप को म्यूट कर लिया। यार ये काइंडली कोई बता दे कि नोट्स आप शेयर किए हैं ये पिछले हफ्ते 2 हफ्ते में, तो अभी तक नहीं किए सर ने। आपने कौन से नोट्स किए थे? स्टडी लेवल के हैं वो नोट्स शेयर किए हैं, कुछ और हैं ये जो सर एक पढ़ा रहे हैं जो कल बताया भी था सर ने? भाईजान आप उन्हें कॉल क्यों नहीं बेटा करते, आपकी आप आवाज आ इधर रही क्यों बेटा? पूछ रहे हैं? जी अभी मेरी बेटा आवाज आ रही है आप आपको? तो किए नहीं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपको, ग्रुप में तो शेयर नहीं किए इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। सर बिल्कुल आ रही है, आप बोलें। जी बेटा अच्छा हम बेटा आगे चलते हैं कि टोटल बेटा हमारे जो हेड्स हैं बेटा 5 हेड्स ऑफ इनकम जो है ना, ये हम डिस्कस करेंगे। एक बेटा इनकम फ्रॉम सैलरी हो सकती है। नंबर 1 बेटा इनकम फ्रॉम सैलरी है। नंबर 2 बेटा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। नंबर 3 बेटा इनकम फ्रॉम बिजनेस है। नेक्स्ट बेटा कैपिटल गेन है।
जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज आ रही है अब? अब ये हो नहीं रहा ना। कर रहे not allowing participants to unmute themselves. वो तो लीव हो गया ना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपको मैंने अनम्यूट के लिए इनवाइट किया है। सर आप बोलिए। जी बेटा आवाज आ रही है मेरी? जी सर अब आ रही है, अब बेटा। जी बेटा वीडियो भी आ रही है? जी सर। अब बेटा वीडियो भी आ रही है? जी बेटा। जी सर वीडियो भी आ रही है और आवाज भी आ रही है। अच्छा अब आवाज भी आ रही है, ठीक है बेटा। बस फिर अपना ये बेटा दूसरे लैपटॉप से कोशिश की है, अल्लाह करे ये बेहतर रहे। जी सर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। हाँ तो ये बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये इनकम फ्रॉम सैलरी, ये इनकम फ्रॉम सैलरी बेटा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये बेटा हमारे 5 जो है ना वो हेड्स ऑफ इनकम है। जी बेटा आवाज आ रही है? जी सर आवाज आ रही है। मैं बच्चों को जो है ना वो माइक अनम्यूट करने के ऑप्शन दे रहा हूँ ताकि अगर किसी को कोई इशू होता है तो आप उसे क्वेश्चन कर दें। जी बेटा ये आगे आपको व्हाइट बोर्ड भी नजर आ रहा है? जी सर व्हाइट बोर्ड भी नजर आ रहा है।
राइट साइड और बॉटम का सर थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड नजर नहीं आ रहा है। सॉरी पास बेटा, मुझे 1 मिनट देना, मैं उससे ट्राई करके ना, ये आपको मैंने आगे बेटा सारी चीजें मैंने सामने लिख ली हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आपको नजर आए और फिर हम आगे अपनी बात को ना कंटिन्यू करें। सर जी जी बेटा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के बाद नजर नहीं आ रहा, ये थोड़ा सा कैमरा वो सही कर दें। जी ये बोर्ड्स नहीं नजर आ रही, बाकी सही है, आपकी वीडियो भी चल रही है। हाँ अच्छा, मैंने बेटा वो अब ना नए लैपटॉप से बेटा कनेक्ट किया, उसमें पहले थोड़ी सी तस्वीर आ रही थी, अब नहीं आ रही ना। नहीं बेटा, वो क्लास वाले मुझे नहीं ना देख पा रहे हैं। सर आ रहे हैं नजर सर आपकी, सर आप नजर आ रहे हैं हमें। सर वीडियो आपकी चल रहा है लेकिन बोर्ड नजर नहीं आ रहा, बोर्ड सिर्फ नजर नहीं आ व्हाइट रहा। बोर्ड रखा, ये नहीं ना नजर आ रहा बेटा। जी सर, ये व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा नजर आ रहा है, वो कंप्लीट नहीं नजर आ रहा। थोड़ी सी डायरेक्शन आप चेंज कर दें कैमरे की, थोड़ा नीचे कर देंगे तो व्हाइट बोर्ड पूरा पूरा विजिबल हो जाएगा। जी बेटा, आप लोगों को आ रहा है व्हाइट बोर्ड नजर? सर थोड़ा नीचे कर दे, ये लैपटॉप की कैमरा थोड़ा नीचे कर दे। अरसलान सिर्फ आप बोले हम सारे म्यूट हो जाते हैं, ठीक है? आप सर को सारा समझा दे प्लीज। बेटा अभी व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है बेटा आप लोगों को? जी सर, व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है। थोड़ा सा अगर आप कैमरा नीचे करेंगे तो पूरा विजिबल हो जाएगा। अभी चौथे पॉइंट तक नजर आ रहा है। जी मैं बेटा इसको थोड़ा सा लैपटॉप को बेटा कर लेते हैं। बस आप ऐसे बेटा एक नीचे थोड़ा सा गाइड कर दे, जहाँ पे आपको पूरा बेटा कैमरा नजर आ जाए ना। ठीक है, मैं बता देता हूँ। जी ठीक है सर, ये नजर ठीक है, ये ठीक है सर, ठीक है। या बेटा थोड़ा सबको सा नजर आ, थोड़ा सा राइट पे कर दें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा सर। थोड़ा सा मैं बेटा राइट पे कर बिल्कुल, बस बस बस, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अब बेटा सारे स्टूडेंट को आ रहा है? यस सर, यस सर आ रहा है। बस हो गया बेटा, ये हमारी एफर्ट चलो बेटा कामयाब हो गई। अच्छा इसमें बेटा देखें, ये टोटल हमारे हेड्स ऑफ इनकम है टोटल। ये बेटा हेड्स ऑफ इनकम है हमारे। ये बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट भी है और बेटा इंपॉर्टेंट भी है। ये पांचों मैंने बेटा लिख दिए हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, कैपिटल गेन है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। ये बेटा 5 हमारे हेड्स ऑफ इनकम कहलाते हैं। ये बेटा क्या है हमारे? ये बेटा हमारी सारी टैक्स कैलकुलेशन की बेस है आज वाला लेक्चर ना। ये बेटा 5 हमारे हेड्स ऑफ इनकम है। जब बेटा हम टोटल इनकम की पहले नंबर पे हमने डेफिनेशन बेटा लिखी है टैक्सेबल इनकम की। टैक्सेबल इनकम, और एक लफ्ज बेटा हम नीचे लिखते हैं टोटल इनकम। तो बेटा टोटल इनकम मींस है इनकम फ्रॉम ऑल हेड्स। क्या है बेटा? इनकम फ्रॉम ऑल हेड्स। इनकम फ्रॉम ऑल हेड्स ऑफ ए पर्सन फॉर ए टैक्स ईयर। सिर्फ ये बेटा 2-3 पॉइंट्स हैं बुनियादी, ये आपने ज़हन में रखने हैं। इनकम फ्रॉम ऑल हेड्स ऑफ ए पर्सन, वो लीगल पर्सन, इंडिविजुअल बेटा हो सकता है, कोई फर्म हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है। फॉर ए टैक्स ईयर यानी 1 साल के अंदर इनकम फ्रॉम ऑल हेड्स। अब हम एग्जांपल बेटा देते हैं, एक मोटी सी बात आपको समझाने के लिए कि कोई XYZ बेटा कोई भी लीगल पर्सन है। फॉर एग्जांपल आप में से कुलीग है बाबर, उसका नाम है, वो बेटा उसकी इनकम के डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं। एक बेटा इनकम फ्रॉम सैलरी है कि वो किसी प्राइवेट फर्म में बेटा जॉब करता है।
उसकी फॉर एग्जांपल वहां पे बेटा 60,000 पर मंथ सैलरी है, जो उसको एक फिक्स बेटा मुआवजा मिल रहा है, एक एम्प्लॉयमेंट जो एग्रीमेंट उसने साइन किया हुआ है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के दरमियान बेटा, वहां से उसको बेटा इनकम फ्रॉम सैलरी आ रही है। दूसरी बेटा उसकी कोई इनहेरिटेड शॉप है किसी जगह पर, फॉर एग्जांपल वो लाहौर में किसी जगह पर उसकी बेटा रेजिडेंस है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, वहां पर उसने वो बेटा रेंट पर दी हुई है, उसको वहां से बेटा कुछ उसका महाना एक रेंट भी आता है, उसको बेटा हम एनुअली कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल वो शॉप है, उसकी बेटा 50,000 रेंट है महाना, उसको बेटा हम एनुअली कैलकुलेट करेंगे तो वो जो उस इनकम से उसको रेंट की शक्ल में बेटा प्रॉपर्टी आ रही है, उसको हम कहेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इस जॉब के साथ उसका कोई बिजनेस नहीं है, इनकम फ्रॉम बिजनेस वाली कैटेगरी में बेटा वो जीरो आ जाएगी। अब बेटा एक नीचे है कैपिटल गेन और एक है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इन दोनों को भी हम मोटा सा बेटा डिफाइन कर लेते हैं। पहले ओरिजिनल लॉ की लैंग्वेज से पहले बेटा मैं ज़बानी आपको बताने लगा हूं कि इसका कंसेप्ट क्या है। कैपिटल गेन बेटा वो चीज होती है जब आप, जैसे आजकल ट्रेंड है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का, कि बेटा आप कोई ऐसा एसेट खरीद लेते हैं जिसकी लाइफ कोई वो बेटा मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है, जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, उसको बेटा जब आप परचेज कर लेते हैं और 2 साल बाद उसको बेटा आप सेल कर देते हैं, तो जो उसके बेटा ऊपर आपको प्रॉफिट आएगा उस कैपिटल एसेट को, एक उसकी बेटा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। फॉर एग्जांपल आपने बेटा आज अगस्त 2020 में आपने बेटा एक प्रॉपर्टी ले ली 2 मिलियन की, ठीक आफ्टर 2 इयर्स आप बेटा वो 3 मिलियन की सेल कर देते हैं 2 साल के बाद, तो वो जो 1 मिलियन का बेटा गेन है दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। वो आप जिस साल में उसको बेटा आप डिस्पोज कर रहे हैं उस साल में बेटा आप उसकी कैपिटल गेन की वैल्यू जो है ना वो निकालेंगे। और लास्ट में बेटा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगर आपकी बेटा कोई, आपको कोई गिफ्ट मिला है, कोई आपका प्राइज निकल आता है, कोई लीज इनकम आपकी है, कोई चीज आपने लीज पर दी हुई है, तो वो बेटा जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाली कैटेगरी में आएगी। तो जब हम आपकी बेटा रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल इनकम करेंगे कैलकुलेट, तो ये बेटा इनकम फ्रॉम ऑल हेड्स आएगी। वो 5 हेड्स कौन कौन से हैं? वो बेटा इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है जिसको हम रेंटल इनकम कहते हैं आसान लफ्जों में। नीचे बेटा इनकम फ्रॉम बिजनेस है, कोई आप सेल परचेज कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। और आगे बेटा कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी एसेट्स में और आफ्टर स्पेसिफिक टाइम उसको बेटा डिस्पोज कर देते हैं, तो उसके ऊपर जो आपको प्रॉफिट आएगा उसको हम कैपिटल गेन कहते हैं। ये आप सेक्शन 37 है हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, हमारे सिलेबस में शामिल है बेटा। इसको हम डिटेल से आगे 1 बाय 1 भी पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ इनकी समरी आपको बेटा बता रहा हूँ। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में बेटा आपका अगर कोई प्राइज निकल आता है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी। तो ये बेटा 5 हेड्स ऑफ इनकम हैं फॉर टोटल इनकम कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम इनको बेटा 1 बाय 1 जो है ना वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि लॉ के अंदर क्या लिखा हुआ है। हमारे जो ओरिजिनल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की लैंग्वेज है उसमें बेटा क्या है उसको मैं एक नजर अब पढ़ता जाऊंगा और साथ ही हम 1 बाय 1 जो है ना वो बेटा एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो पहले बेटा सेक्शन 9 को अब हम यहाँ पे पढ़ने लगे। अभी समरी मैंने बेटा इनकी आपको
5 सेक्शंस की समरी जो है ना वो हमने हल्की सी डिस्कस कर लिया है। टैक्सेबल इनकम मींस बेटा द टैक्सेबल इनकम ऑफ ए पर्सन फॉर ए टैक्स ईयर shall be the total income under class A of section 10 of the person so and so। अब इसमें बेटा डेफिनेशन में आपने जो कंसेप्ट ज़हन में रखना है, एक तो बेटा टैक्सेबल इनकम ऑफ ए पर्सन, यहाँ पे लफ्ज पर्सन इस्तेमाल हुआ है, वो एग्जामिनर आपको बेटा कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ पे पर्सन की जगह पे वो इंडिविजुअल डाल दे, फर्म डाल दे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन डाल दे, कंपनी डाल दे, तो आपने बेटा कंफ्यूज नहीं होना। लफ्ज यहाँ पे लॉ के अंदर पर्सन है तो यू मस्ट रिमेम्बर पर्सन। यहाँ पे पर्सन से मुराद वो पर्सन है जो आपके सेक्शन 2 में बेटा डिफाइन किया गया, हमने पहले पढ़ लिया है। आगे लफ्ज बेटा है ऑफ ए पर्सन फॉर ए टैक्स ईयर। यहाँ पे टैक्स ईयर से मुराद बेटा वो 12 मंथ की इनकम है, 1 फाइनेंशियल ईयर की। यू गॉट माय पॉइंट बेटा। नेक्स्ट बेटा है कि शैल बी दी टोटल इनकम अंडर क्लास ए ऑफ सेक्शन 10 फॉर द ईयर रिड्यूस्ड बट नॉट बेलो 0। यहाँ पर बेलो नॉट बेलो 0 का मतलब बेटा क्या है कि अगर 0 से नीचे चली जाएगी वो तो लॉस हो जाएगा। वो फिर लॉस वाले चैप्टर में जाके हम लॉस वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि लॉस को हम कैसे डील करेंगे। लेकिन टैक्सेबल इनकम उस वक्त तक टैक्सेबल इनकम रहेगी जब तक बेटा वो 0 से ऊपर है, यानी वो लाख हो सकती है, 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 50 लाख हो सकती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आगे बेटा सेक्शन 10 है हमारा टोटल इनकम। द टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन, यहाँ पर फिर लफ्ज पर्सन है, फॉर ए टैक्स ईयर्स शैल बी द सम ऑफ द पर्सन्स इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम। यहाँ पे वो बेटा लफ्ज इस्तेमाल हो गया अंडर ऑल हेड्स, जिसको अभी हमने जो है ना वो डिस्कस किया। वो अंडर ऑल हेड्स कौन कौन से हैं बेटा? ये हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये बेटा इनकम फ्रॉम 5 हेड्स इज कॉल्ड टोटल इनकम। आगे बेटा पर्सन, आगे उसमें क्लास बी में है बेटा पर्सन्स इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। अगर कुछ पोर्शन बेटा उसको एग्जेम्प्ट है तो वो भी इसी के अंदर शामिल होगा टोटल इनकम में। आगे नेक्स्ट बेटा है हेड्स ऑफ इनकम। सेक्शन 11 में अब हम आ जाते हैं। हेड्स ऑफ इनकम कौन कौन से हैं? वो बेटा हेड्स ऑफ इनकम यही हैं जो हमने पहले डिस्कस कर ली है, लेकिन अब लॉ में वो क्या कह रहा है? हेड्स ऑफ इनकम फॉर द पर्पसेस ऑफ द imposition of tax and the computation of total income, all income shall be classified under the following heads, namely कौन कौन से हैं बेटा? नंबर 1 सैलरी, नंबर 2 है बेटा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जिसको आप रेंटल इनकम कहेंगे। नेक्स्ट बेटा है इनकम फ्रॉम बिजनेस, कोई आपने बेटा सेल परचेज किया है, कोई ट्रेडिंग आप कर रहे हैं तो वो बेटा बिजनेस की कैटेगरी में आएगी। बिजनेस को बेटा हमने सेक्शन 2 में डिस्कस भी कर लिया था कि बिजनेस से मुराद बेटा वो आपकी सेल परचेज, मैन्युफैक्चरिंग, स्टॉक एंड ट्रेड वाली सारी एक्टिविटीज बेटा बिजनेस की कैटेगरी में आएंगी। नेक्स्ट है बेटा बी में कैपिटल गेन्स और ई क्लास में है बेटा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये बेटा 4 आपके ए बी सी डी और ई, ये बेटा 5 हेड्स ऑफ इनकम है। ये किस में बेटा डिफाइन किए गए हैं? सेक्शन 11 में। ये हल्का सा आपने ज़हन में सेक्शन भी रख लेने हैं कि जी सेक्शन 11 में हेड्स ऑफ इनकम जो है ना वो एक्सप्लेन किए गए हैं। अच्छा, ये बेटा आगे हम सेक्शन 11 का ही क्लास 2 पढ़ रहे हैं बेटा। इसमें वो क्या कह रहा है? इसमें 2-3 कंसेप्ट छोटे छोटे आएंगे, वो बेटा हम साथ पढ़ते जाते हैं, साथ ही हम एक्सप्लेन करते जाएं। उसमें बेटा सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस द इनकम ऑफ ए पर्सन अंडर ए हेड ऑफ इनकम फॉर ए टैक्स ईयर्स
shall be the total of the amounts derived by a person in that years that are chargeable to tax under the head as reduced by the total deductions if any allowed under this ordinance to the person for the year under that head। कि टोटल बेटा इनकम होगी फ्रॉम ऑल हेड्स, लेकिन उसको बेटा हम रिड्यूस करेंगे अगर कोई उसको डिडक्शन अलाउ है तो। अब वो डिडक्शन कौन कौन सी अलाउ है वो बेटा आगे हम जाके लेटर ऑन सेक्शन में देखते हैं कि जैसे हमने बात की है प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर्स की, इनिशियल अलाउंस की, अगर उसने कोई ज़कात या चैरिटी दी हुई है तो वो बेटा उसको डिडक्शंस जो है ना वो अलाउ होंगी। आगे बेटा क्लास 3 क्या कह रहा है, सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस वेयर द टोटल डिडक्शंस अलाउड अंडर दिस ऑर्डिनेंस टू ए पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर्स अंडर ए हेड ऑफ इनकम एक्सीड्स द total of the amounts derived by the person in that years that are chargeable to tax under that head, the person shall be treated as sustaining a loss for the head। सिंपल बात है बेटा कि अगर उसकी इनकम कम है और उसके एक्सपेंडिचर्स, उसकी डिडक्शंस बेटा ज्यादा हो गई हैं तो वो डेफिनेटली लॉस में चला जाएगा। लॉस की आगे ट्रीटमेंट हम लॉस वाले सेक्शन में पढ़ेंगे कि कितने पीरियड तक वो बेटा एक जो पर्सन है वो अपने लॉस को जो है ना वो कैरी कर सकता है। ये सिंपल बेटा बात है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, सिंपल है, लेकिन हम सारे क्लास को बेटा हमने पढ़ना जरूर है, कोई चीज हम मिस नहीं कर सकते। ए लॉस फॉर ए हेड ऑफ इनकम फॉर ए टैक्स ईयर शैल बी डील्ड विद इन अकॉर्डेंस विद पार्ट 8 ऑफ दिस चैप्टर। ये बेटा हमारे सिलेबस में शामिल है, लॉस वाले में जाके हम पढ़ेंगे कि उसको हमने कैसे कैरी ऑन जो है ना वो करना है। लेकिन अभी तक हमने बेटा फॉर 1 टैक्स ईयर्स कैलकुलेशन करनी है। अगर एक आदमी की इनकम फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपया है फ्रॉम ऑल हेड्स, लेकिन उसको जो एक्सपेंडिचर्स और डिडक्शंस अलाउ हैं वो बेटा अगर 6 लाख हो जाती हैं तो उसको बेटा 1 लाख का जो है ना वो लॉस होगा। Next beta, the income of a resident person under a head of income shall be computed by taking into account amounts that are Pakistan source income and amounts that are foreign source income। ये बेटा क्लास 5 और 6 सेक्शन 11 का ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको हमने शुरू में सेक्शन 2 में भी हल्का सा डिस्कस किया था बेटा। रेजिडेंट पर्सन और नॉन रेजिडेंट पर्सन का कंसेप्ट बेटा यहाँ पे फिर दोबारा आ गया है। इसका मतलब बेटा ये है कि जो रेजिडेंट पर्सन है जो पाकिस्तान के अंदर बेटा रह रहा है उसकी जब हम टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसकी बेटा दोनों इनकम कैलकुलेट होंगी, पाकिस्तान सोर्स इनकम भी और अगर उसकी कोई फॉरेन सोर्स इनकम भी है तो वो भी टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा वो कंसीडर होगी। यानी रेजिडेंट पर्सन की बेटा दोनों इनकम फ्रॉम पाकिस्तान सोर्स और फॉरेन सोर्स बेटा दोनों कंसीडर होंगी। और जो बेटा नॉन रेजिडेंट आदमी है नीचे क्लास 6 में वो कह रहा है द इनकम ऑफ ए नॉन रेजिडेंट पर्सन अंडर ए हेड ऑफ इनकम शैल बी कंप्यूटेड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट ओनली अमाउंट्स दैट आर पाकिस्तान सोर्स इनकम। कि अगर कोई बेटा पहले तो दोबारा हम यहाँ पे कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं कि रेजिडेंट पर्सन और नॉन रेजिडेंट कौन सा है। अब ये बेटा नेक्स्ट वीक में एक हम हल्का सा आप एक छोटा सा टेस्ट रखेंगे अब तक जो चीजें हमने बेटा डिस्कस की हैं कि रेजिडेंट पर्सन बेटा जो एक 1 टैक्स ईयर में 183 डेज या उससे ज्यादा अगर पाकिस्तान में उसका बेटा स्टे है तो उसकी इनकम फ्रॉम बोथ सोर्सेज पाकिस्तान सोर्स इनकम और बेटा फॉरेन सोर्स इनकम दोनों कंसीडर होंगी। और अगर बेटा वो नॉन रेजिडेंट है तो उसकी ओनली जो पाकिस्तान सोर्स इनकम है वही बेटा काउंट फॉर होगी। ये बेटा हमारा सेक्शन 11 की क्लास 5 और 6 में ये कंसेप्ट जो है ना ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आगे बेटा हमारा सर ये जो फॉरेन इनकम है और पाकिस्तानी जो इनकम है
इसको जो हम सेपरेट कर रहे हैं सर, ये जो जी सर ये जो रेजिडेंट है उसके जो हम सोर्स ऑफ इनकम वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सोर्स ऑफ इनकम से फॉरेन की, तो उसके जो टैक्स रेट है वो चेंज होते हैं, इसलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, या उसकी रीजन क्या है? उसमें बेटा मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली बेटा क्वेश्चन नोट करते जाएं। आखिर में बेटा हम एक ना क्वेश्चन आंसर सीरीज रख लेते हैं, उस वक्त बेटा ये 1 बाय 1 आपके क्वेश्चन जो है ना ये हम सारे डिस्कस कर लेंगे। ओके सर, ओके। हाँ जी। अच्छा, आगे बेटा जो हमारा सेक्शन शुरू हो रहा है वो बेटा हो रहा है सैलरी का। ये बेटा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो ये बेटा पहले वाले 5 क्लियर हो गया, इनको मैं इरेज करने लगा हूँ, मैं सिर्फ सैलरी के मुतल्लिक कुछ चीजें लिखने लगा हूँ। कोई एक बेटा मुझे जो है ना वो साथ थोड़ा हिंट देता जाए ताकि मैं फिर क्लियर हो जाऊंगा कि आपको बेटा मेरी आवाज आ रही है। जी सर, क्लियर है सर। हाँ, तो ये बेटा मैं नीचे वाले इरेज करने लगा हूँ, सिर्फ बेटा सैलरी वाला पॉइंट जो है ना वो मैं रखता हूँ, क्योंकि उसको हमने बेटा अभी एक्सप्लेन करना है। तो अब बेटा टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम और हेड्स ऑफ इनकम, ये बेटा हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये बेटा आज हमने इंशाल्लाह ताला जो है ना इसको कोशिश करनी है कि आज हमने इसको क्लियर करना है। तो अब बेटा सैलरी को बेटा जो यहाँ पे लिखा हुआ है उससे पहले मैं आपको सिंपल अल्फाज में बेटा लॉ की लैंग्वेज से हट के व्हाट इज मीनिंग बाय सैलरी का क्या मफहूम होगा बेटा, फिर हम उसकी बेटा कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, पहले सैलरी वाले में एक कंसेप्ट बेटा आएगा एम्प्लॉयमेंट का। वो हमने बेटा पहले पढ़ा। एक कंसेप्ट आएगा बेटा एम्प्लॉयर का, एक बेटा कंसेप्ट आएगा एम्प्लॉय का। फिर बेटा एक आप लफ्ज पढ़ेंगे परकेजिट्स का। सेक्शन 13 है बेटा वैल्यू ऑफ परकेजिट्स का ना। इसी के साथ ही बेटा वो हम देखते हैं वैल्यू ऑफ परकेजिट्स का। तो ये बेटा पहले तो कंसेप्ट है कि हमारा एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का। फॉर एग्जांपल मैं बेटा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मुलाजम हूँ। तो मेरा एक एग्रीमेंट ऑफर लेटर मुझे जॉब ज्वाइन करते हुए मिला कि जी मेरी बेसिक पे इतनी होगी, ये मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी जॉब नेचर की। मैंने उसको बेटा साइन कर लिया और मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। अब इसमें बेटा सैलरी के मफहूम को थोड़ा सा हमने इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में लेना है कि इसमें बेटा सैलरी जो आपको फाइनेंशियल रिम्यूनरेशन मिल रही है उसके साथ साथ बेटा जो आपको अगर कोई बोनस, कैश रिवार्ड और अगर आपको कोई व्हीकल मिली हुई है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी, और अगर आपको कोई डिपार्टमेंट बेटा लोन देता है और वो आपको कोई विदाउट इंटरेस्ट लोन दे देता है। गवर्नमेंट सेक्टर में तो ये नहीं होता, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है कोई ऐसी फर्म, कोई ऐसी कंपनी हो जो अपने एम्प्लॉइज को फैसिलिटेट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बेटा ऑफर करती रहती है। तो जब हम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा इनकम फ्रॉम सैलरी लेंगे तो उसके तमाम जो परकेजिट्स हैं व्हीकल की शक्ल में, बाज कंपनीज बेटा आपको एक ड्राइवर अलाउ कर देती हैं, एक ड्राइवर का मुआवजा आपको दे देती हैं कि जी इतना हम आपको 15 या 20,000 या 22,000 जो है ना ये हम आपको लम्स हम अपनी टॉप मैनेजमेंट को वो बेटा ऑफर कर देते हैं
कि जी आप अपनी मर्जी का ड्राइवर रख लें, लेकिन हम आपको ये ड्राइवर की मद में इतने पैसे दे देते हैं। ये एक अलग बात है कि वो कुछ पेमेंट आपको बेटा डॉक्यूमेंटेड देते हैं, कुछ पेमेंट वो अनडॉक्यूमेंटेड देते हैं, वो एक अलग इशू है। लेकिन तमाम जो बेटा फैसिलिटीज हैं आपको कैश रिवार्ड की शक्ल में, व्हीकल की शक्ल में, बोनस की शक्ल में, इवन ओवर टाइम की शक्ल में, कोई भी आपकी परफॉर्मेंस के रिलेटेड जो उन्होंने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बनाए हुए हैं, वो तमाम बेटा जो आपको परक्विजिट्स मिलेंगी, परक्विजिट्स मींस जो बेटा आपको फैसिलिटीज मिलेंगी, उनको हम एक फाइनेंशियल टर्म में कैलकुलेट करके दैट विल बी पार्ट ऑफ योर सैलरी, वो होगी बेटा। और जो वो आपको ग्रॉस सैलरी मिलेगी तो वो अगर तो सरकारी इदारा है तो वो बेटा मुझे मिलेगी वाया डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस। अगर मैं बेटा किसी प्राइवेट फर्म का मुलाजम हूँ तो वो जब मुझे मंथली सैलरी देगी, फॉर एग्जांपल मैं मसलन हुंडा कंपनी की एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैं अगर FBR की बजाय एक प्राइवेट कंपनी में बेटा मुलाजम होता तो वहां पे अगर उनकी टॉप मैनेजमेंट में 10, 15, 20 ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी टैक्सेबल लिमिट से बेटा ज्यादा है, कि पहले BTL 4 लाख थी कि 4 लाख तक जो है ना वो मतलब एग्जेम्प्ट है, उसके बाद जो है ना वो मतलब टैक्सेबल है, तो अगर उनकी सैलरी बेटा 6 लाख या 7 लाख रुपए से ज्यादा है तो वो अपनी मंथली विद होल्डिंग स्टेटमेंट बेटा जमा करवाएंगे कि हमने इन 10 या 15 लोगों को इतनी सैलरी माहाना जो है ना वो पे की है और इनका हमने इस 149 वो बेटा हमारा सेक्शन है अंडर सेक्शन 149, ये हमने इनकी डिडक्शन की है और वो डिडक्शन बेटा एक चालान की शक्ल में वो जमा करवाएंगे। तो ये बेटा सैलरी में ये चीजें जो है ना ये आपने ज़हन में रखनी है। आगे इनको अभी हम 1 बाय 1 जो है ना वो डिटेल से जो है ना वो पढ़ते हैं कि परक्विजिट्स क्या हैं, उसमें वो क्या डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होंगी, सैलरी के अंदर कौन कौन सी चीजें जो है ना वो बेटा शामिल होंगी। तो सैलरी बेटा एनी, अब हम सेक्शन 12 की बेटा बेड एक्ट की रीडिंग करते हैं कि एनी सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय इन ए टैक्स ईयर्स other than salary that is exempt from tax under this ordinance shall be chargeable to tax in that years under the head salary। इसमें भी बेटा कंसेप्ट क्या है कि एनी सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय, अब यहाँ पे बेटा लफ्ज पर्सन नहीं है, यहाँ पर लफ्ज एम्प्लॉय आ गया है। इन ए टैक्स ईयर, इन ए टैक्स ईयर मींस बेटा 12 मंथ्स हैं, एग्रीगेट ऑफ 12 मंथ्स इज कॉल्ड 1 टैक्स ईयर्स बेटा। 12 माह के ऊपर जो बेटा मुश्तमिल है एक फाइनेंशियल ईयर, उसको बेटा हम टैक्स ईयर्स कहेंगे। वो कह रहा है कि जी वो सैलरी कहलाएगी अदर देन सैलरी दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, जो गवर्नमेंट एक लिमिट मुकर्रर कर देती है कि जी इतनी सैलरी से अगर कम सैलरी है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। जो एग्जेम्प्ट है बेटा डिडक्शन से वो बेटा माइनस करके रिमेनिंग सैलरी होगी। आगे बेटा क्लास 2 क्या कह रहा है, सैलरी मींस एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एन एम्प्लॉयमेंट वेदर ऑफ ए रेवेन्यू और कैपिटल नेचर। अब बेटा देखो कि सैलरी मींस एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एन एम्प्लॉयमेंट, कि जो मुलाजिम है उसने अपनी फर्म से वसूल करनी है और उसकी नेचर बेटा रेवेन्यू या कैपिटल नेचर कोई भी हो सकती है। यानी आपको मंथली बेसिस पर भी हायर किया जा सकता है, क्वार्टरली बेसिस पर भी, कोई लमसम बेसिस पर भी, यानी उसकी नेचर कोई भी बेटा हो सकती है। आगे क्लास 2 सब क्लास A क्या कह रहा है बेटा, एनी पे वेजेस और अदर रेम्यूनरेशन प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय including leave pay, payment in lieu of leave, overtime payment, bonus, commission, fees, gratuity or work conditions supplements such as for
अनप्लेजेंट और डेंजरस वर्किंग कंडीशंस एटसेट्रा। इसमें बेटा वो सारी चीजें आ गई जो हमने पहले डिस्कस की है कि आपको अगर कोई लीव पेमेंट मिलती है, आपको कोई ओवर टाइम बेटा पेमेंट मिलती है, बोनस मिलता है, कमीशन मिलती है, फी मिलती है, कोई भी फाइनेंशियल इंसेंटिव है ऑन एनी नेम, वो बेटा आपकी पार्ट ऑफ सैलरी बनेगा। आगे नेक्स्ट बेटा है एनी परक्विजिट्स वेदर कन्वर्टिबल टू मनी आर नॉट। नेक्स्ट है बेटा द अमाउंट ऑफ एनी अलाउंस प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई इंक्लूडिंग ए कॉस्ट ऑफ लिविंग, सब्सिस्टेंस, रेंट, यूटिलिटीज, एजुकेशन, entertainment or travel allowance, but shall not include any allowance solely expended in the performance of the employee's duties of employment। इसमें बेटा वो ये कह रहा है कि सारे अलाउंसेस आपके बच्चों की एजुकेशन के, आपके रेंट के, यूटिलिटीज के, अगर कोई आपको बेटा अलाउंसेस मिल रहे हैं तो दैट विल आल्सो बी पार्ट ऑफ योर सैलरी। लेकिन वो अलाउंस नहीं सैलरी का हिस्सा बनेगा जो स्पेसिफिक आपकी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए आपको दिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे बेटा ट्रैवलिंग अलाउंस है, आपको ऑफिस की कोई असाइनमेंट दी जाती है कि जी आपने ये काम जो है ना वो 2-3 दिन के लिए आउट स्टेशन कहीं आपको कोई ड्यूटी मिल जाती है, तो वो आउट स्टेशन का जो बेटा आपको ट्रैवलिंग अलाउंस है या डेली अलाउंस है, वो तो बेटा चूंकि आपको स्पेसिफिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए दिया जा रहा है तो वो बेटा आपकी पार्ट ऑफ सैलरी नहीं है। लेकिन अगर जब आपके साथ कोई एग्रीमेंट साइन होता है तो उसमें बेटा लमसम लिखा जाता है कि जी आपको ये 15,000 या 20,000 या 25,000 ये जी आपको यूटिलिटी की मद में मिलेगा, तो वो बेटा जो 20,000 या 30,000 आपको इन लीव ऑफ यूटिलिटी मिल रहा है, वो बेटा उसको हम सम करके एग्रीगेट करके दैट विल बी पार्ट ऑफ योर सैलरी। ये बेटा ज़हन में रखें। अच्छा आगे बेटा जो है ना वो इसको हम पढ़ते जाते हैं। इसकी नीचे बेटा एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है। For removal of doubt, it is clarified that the allowance solely expended in the performance of employees duty does not include। कौन सा allowance बेटा नहीं है? Allowance which is paid in monthly salary on fixed basis or percentage of salary। कि अगर allowance कोई उसको बेटा which is paid on monthly salary on fixed basis। नेक्स्ट बेटा क्या? अलाउंस विच इज नॉट होली एक्सक्लूसिवली नेसेसरली एक्चुअली स्पेंट ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर है, अगर उसने बेटा कुछ अलाउंस खर्च कर दिया है, हाँ इसमें बेटा नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। आगे क्लास डी है बेटा द अमाउंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड बाय एनी एम्प्लॉई that is paid or reimbursed by the employers other than expenditures incurred on behalf of the employer in the performance of the employee's duties of employment। इसमें बेटा सिंपल आपने ये कंसेप्ट ज़हन में रखना है कि अगर कोई स्पेशल ड्यूटी आपको मिली है, उसकी परफॉर्मेंस के लिए बेटा जो आपको इंसेंटिव जैसी कि हमने एग्जांपल दी है पहले टीएडीए की मद में, तो वो बेटा आपकी पार्ट ऑफ सैलरी नहीं होगा। लेकिन अगर आपको कोई अलाउंस वैसे लमसम में दिया जा रहा है, जैसे कि एग्जांपल उसने दी है यूटिलिटी की बेटा और इंटरटेनमेंट की, या कोई कन्वेंस अलाउंस बेटा आपको मिल जाता है, आपको डिपार्टमेंट ने कन्वेंस नहीं दी हुई लेकिन आपको कन्वेंस अलाउंस दिया जा रहा है, तो वो बेटा आपकी पार्ट ऑफ जो है ना वो सैलरी जो है ना वो बनेगा। ये इसका मोटा सा कंसेप्ट जो है ना ये आपने बेटा जो है ना वो ज़हन में रख लें।
आगे इसको बेटा आपने रीड करना है, ये क्लास ई से लेकर इसके आखिर तक जो है ना वो सारी चीजें बेटा रीड करनी है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। जो मोटी सी बात मैंने आपको बेटा बता दी है वो यही है कि जो आपको बेटा ग्रॉस सैलरी के अलावा जो अलाउंसेस मिलेंगे आपकी बेटा यूटिलिटी की मद में, एजुकेशन की मद में, इंटरटेनमेंट की मद में, वो भी बेटा आपकी पार्ट ऑफ सैलरी जो है ना वो शामिल होगी। लेकिन वो अलाउंसेस बेटा शामिल नहीं होने जो सिर्फ और सिर्फ आपको बेटा स्पेसिफिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए दिए जा रहे हैं। जैसे बेटा आपका ट्रैवलिंग अलाउंस है, डेली अलाउंस है, कोई आपको आउट स्टेशन स्पेशल ड्यूटी मिल जाती है तो वो बेटा परफॉर्म करने के लिए जो आपको कुछ मुआवजा दिया जाता है ट्रैवलिंग की मद में या एनी अदर नेचर ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव, तो वो बेटा आपकी पार्ट ऑफ सैलरी नहीं होगी। रिमेनिंग ऑल जो आपके परकेजिट्स हैं, कन्वेंस अलाउंस एटसेट्रा, वो बेटा आपको टोटल जो है ना वो आपकी पार्ट ऑफ जो है ना वो सैलरी जो है ना वो बनी। मेडिकल अलाउंस भी ना सर? जी बेटा मेडिकल अलाउंस बेटा जो आपको परमानेंट जो बेटा पार्ट है आपकी सैलरी का, वो बेटा आपकी ग्रास सैलरी का हिस्सा है और उसके ऊपर बेटा आपकी टैक्स की डिडक्शन होती है। अगर अल्लाह ना करे बेटा आपका कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर हो जाता है ड्यू टू मतलब आपकी इमरजेंसी में या आपकी फैमिली की इमरजेंसी में, जिस बिल को आप बेटा रीइंबर्स करवाते हैं बाद में, उसके ऊपर बेटा टैक्स डिडक्शन नहीं होगी। पेंशन के ऊपर बेटा टैक्स डिडक्शन नहीं होती। टोटल जो आपकी पेंशन है वो बेटा एग्जेम्प्ट होती है जितनी भी हो। जो आपको मतलब ग्रेजुएटी की मद में बेटा जो है ना वो जो मिलती है ना इकट्ठी कुछ मतलब आपको पैसे मिलते हैं एट द एज ऑफ सुपर एनुएशन रिटायरमेंट की एज पे, तो वो बेटा जो है ना वो मतलब होंगे एग्जेम्प्ट होंगी, उसके ऊपर बेटा टैक्स जो है ना वो डिडक्शन नहीं होंगी। आपको जो बेटा परमानेंट एक मेडिकल अलाउंस मिल रहा है वो बेटा सारे अलाउंसेस जो है ना वो आपकी पार्ट ऑफ ग्रॉस सैलरी है। वो जैसे आपको बेटा कन्वीनियंस अलाउंस मिलता है या और कोई डिपार्टमेंट का कोई अलाउंस मिलता है तो वो बेटा उसके ऊपर जो है ना वो आपकी डिडक्शन होगी। आगे बेटा अब हम सेक्शन 13 जो है ना वो बेटा पढ़ते हैं, क्योंकि ये हमने 4-5 सेक्शन जो है ना ये बेटा कंप्लीट करने हैं। 9-10 पे फिर बेटा हम क्वेश्चन आंसर सीरीज जो है ना वो रखेंगे। कोई भी आपका बेटा क्वेश्चन होगा उसको आपने बेटा नोट रखना, हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे क्योंकि ये हमारे 4-5 बेटा बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आगे बेटा वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ एनी एम्प्लॉई for a tax years chargeable to tax under the head salary, the value of any perquisite provided by an employer to the employee in that years that is included in the employee's salary under section 12 shall be determined in accordance with this section। वो बेटा कह रहा है कि कोई भी परक्विजिट्स जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को देता है तो वो बेटा सेक्शन 12 में जो हमने पीछे सेक्शन पढ़ा है तो वो बेटा काउंट फॉर होगा। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एनी अमाउंट रेफर्ड टू इन क्लास सी और डी ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 12। वो ऊपर उन्होंने कुछ बेटा एग्जेम्पशन दे दिया है कि वो जो सेक्शन सी और डी है ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 12 वो मतलब पार्ट ऑफ सैलरी जो है ना वो नहीं होगा। वो जैसे हमने एग्जांपल्स दिए हैं कि जैसे बेटा वो डिटेल में कुछ एग्जाम्पशंस आएंगी, जैसे पेंशन के इखराजात हैं या अगर आपने कुछ स्पेसिफिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए अगर आपको बेटा कोई इंसेंटिव्स मिल रहा है तो वो आपकी पार्ट ऑफ सैलरी जो है ना वो नहीं होगा। क्लास 3 कह रहा है जी वेयर इन टैक्स ईयर ए मोटर व्हीकल इज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई होली और पार्टली फॉर द प्राइवेट यूज ऑफ द एम्प्लॉय, the amount chargeable to tax to the employee under the head salary for that years shall include an amount computed as may be prescribed। वो बेटा हमने बात की है कि अगर आपको कन्वीनियंस अलाउंस मिलता है वो भी आपकी पार्ट ऑफ सैलरी होगा, लेकिन अगर आपको बेटा एक
व्हीकल मिल जाती है तो उसकी भी बेटा जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसकी बुनियाद पर उसकी कैलकुलेशन हो के उसकी एक अमाउंट जो है वो आपकी सैलरी का हिस्सा बनेगी। अब उन्होंने नीचे लिखा हुआ है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, इसको अब हम आगे पढ़ते हैं कि उन्होंने कैसे लिखा हुआ है कि हमने इसको कैलकुलेट करना है। वेयर इन ए टैक्स ईयर द सर्विसेज ऑफ ए हाउसकीपर, ड्राइवर, गार्डनर और अदर डोमेस्टिक असिस्टेंट is provided by an employer to an employee, the amount chargeable to tax to the employee under the head salary for that year shall includes the total salary paid to the domestic assistant। ये बेटा हम पहले ज़बानी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको डिपार्टमेंट ने एक एम्प्लॉई की सैलरी दे दी है, बड़ी बड़ी फर्म्स में बेटा टॉप मैनेजमेंट में ये होता है, तो वो बेटा जो डोमेस्टिक असिस्टेंट्स के लिए आपको ड्राइवर है, गार्डनर है, मतलब कुक है, इस तरह का आपको कोई डोमेस्टिक असिस्टेंट्स के लिए एक मुलाजम अलाउ है, तो उसकी बेटा जो सैलरी है वो आपकी पार्ट ऑफ टोटल सैलरी जो है ना वो बनेगी। नेक्स्ट बेटा वेयर इन टैक्स ईयर यूटिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई, वो भी बेटा हमने बात कर लिया है कि यूटिलिटीज की मद में अगर उसको कोई मिलता है बेटा इंसेंटिव कि जी आपको मतलब फॉर एग्जांपल जी 1000 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो अलाउ है किसी फर्म की तरफ से, वो कहते हैं कि जी 1000 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी तक जो है ना वो आपकी फर्म जो है ना वो करेगी, आपका जो एम्प्लॉयर है वो पे करेगा। तो वो बेटा एट द एंड ऑफ ईयर्स जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो उसको बेटा आप फाइनेंशियल टर्म्स में कैलकुलेट करके वो आपकी पार्ट ऑफ सैलरी जो है ना वो बनेगा। अगर आपको कोई लोन दिया गया है आगे बेटा वो लोन वाला कंसेप्ट है, तो उसका जो बेटा एक बेंचमार्क रेट है मार्केट के अंदर इंटरेस्ट का, तो वो भी बेटा आपका पार्ट ऑफ सैलरी जो है ना वो शामिल होगा। बेशक आपको उन्होंने जो है ना वो जो है ना बगैर किसी इंटरेस्ट के बेटा अगर उन्होंने आपको दे दिया लोन, तब भी उसकी जो लोन के ऊपर बेटा जो इंटरेस्ट की वैल्यू है वो बेटा कैलकुलेट हो के वो आपकी पार्ट ऑफ सैलरी जो है ना वो बनेगी। तो ये बेटा इसमें मोटी मोटी चीजें जो है ना वो मेन यही हैं, इसको आपने बेटा रीड आउट करना है सारे को, जो हमारा सेक्शन 13 है वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स में भी। आगे नेक्स्ट बेटा एक है एम्प्लॉय शेयर स्कीम ना, ये हमारा सेक्शन 14 है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको बेटा हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है ना वो हमें क्या समझाना चाह रहा है। एम्प्लॉय शेयर स्कीम में बेटा द वैल्यू ऑफ ए राइट और ऑप्शन टू एक्वायर शेयर्स अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय शैल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स। ये बेटा है कि अगर कोई फर्म अपने एम्प्लॉइज को, जैसे कुछ बेटा जो प्राइवेट कंपनीज हैं बेटा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, वो बेटा अपने शेयर मार्केट में फ्लोट करती हैं, तो वो ये कह रही हैं कि अगर कोई वो अपने एम्प्लॉइज को इंसेंटिव देने के लिए उनको शेयर दे देती हैं बेटा किसी भी स्कीम के तहत, तो वो शैल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स। आगे बेटा इसकी अब हम वजाहत देखते हैं। Subject to subsection 3 where in a tax years an employee is issued with shares under an employee share scheme including as a result of the exercise of an option or a right to acquire the share, the amount chargeable to tax to the employee under the head salary for that year shall include the fair market value of the shares determined at the date of issue as reduced by any consideration given by the employee for the shares, including any amount given as a consideration for the grant of a right or option to acquire the shares, where shares issued to an employee under an employee share scheme are subject to restrictions on the transfer of the shares. No amount shall be chargeable to tax to the employees under the head salary until the earlier of the time of the employee has a free right to transfer the
shares, the time the employee disposes of the shares, and the amount chargeable to tax to the employee shall be the fair market value of the shares, so and so. इसमें बेटा सिंपल कंसेप्ट जो है ना वो ये है कि अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बेटा अपने शेयर्स ऑफर करती है अपनी एम्प्लॉइज को, तो उनकी बेटा वो एक मार्केट वैल्यू जो है ना वो लगा देगी और कुछ उसमें बेटा वो उनको कंसेशन देगी, रिड्यूस रेट के ऊपर वो अगर बेटा शेयर दे देती है, तो वो जो रिड्यूस रेट के ऊपर उसने बेटा ऑफर की है अपने एम्प्लॉइज को, तो वो बेटा चार्जेबल टू टैक्स, वो जो एक कंसेशन है, यानी फॉर एग्जांपल मार्केट में बेटा किसी कंपनी का शेयर है 500 रुपीज का, लेकिन वो अपने एम्प्लॉइज को इंसेंटिव देने के लिए कहती हैं कि जी हम आपको 450 के ऊपर जो है ना वो दे देते हैं ये शेयर्स, तो वो बेटा जो 50 रुपीज की कंसेशन है वो चार्जेबल टू टैक्स जो है ना वो नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई फर्म बेटा अपने एम्प्लॉइज को इंसेंटिव देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए मार्जिनल रिड्यूस रेट के ऊपर अपनी कंपनी के शेयर्स बेटा दे देती है, तो वो जो कंसेशनल रेट उन्होंने ऑफर किए हैं वो बेटा चार्जेबल टू टैक्स नहीं होंगे। ये मतलब सर जो 450 है वो चार्जेबल टू टैक्स है और 50 नहीं है, ऐसे ही है? नहीं बेटा, वो 450 तो उन्होंने बेटा उससे कीमत वसूल कर ली है ना, वो तो बेटा कल को जब उसका रेट इनहांस होगा तो उसको बेटा उसका प्रॉफिट मिलेगा। जो उसने बेटा फेयर मार्केट वैल्यू एक डिटरमिन कर दी है, वो तो बेटा उसके ऊपर उससे वो पेमेंट वसूल कर रहा है ना अपनी एम्प्लॉयर से। जो उसने बेटा उससे कंसिडरेशन वसूल कर ली है वो तो चार्जेबल टू टैक्स नहीं होनी, वो तो उसने बिजनेस किया ना बेटा। लेकिन अगर वो बेटा मार्केट रेट से कम रेट के ऊपर उनको मोटिवेट करने के लिए उसका रेट थोड़ा सा कम करके ऑफर करता है, तो वो जो बेटा उसने डिस्काउंट रेट ऑफर किया है, यानी वो डिस्काउंट रेट जो है वो बेटा चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगा। एम आई क्लियर? जी सर। हाँ, वो डिस्काउंट रेट की जो है ना वो बेटा कंसेशन है, वो एम्प्लॉय शेयर स्कीम के जो है ना वो कंटेक्स्ट में। नेक्स्ट बेटा आगे हम आ जाते हैं अपने सेक्शन 15 के ऊपर, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये बेटा हमने पहले जो है ना वो मतलब डिस्कस कर लिया हुआ है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी मींस बेटा रेंटल इनकम है, लेकिन अब हम लॉ की लैंग्वेज में देखते हैं कि इसका क्या मतलब है बेटा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, द रेंट रिसीव्ड आर रिसीवेबल बाय ए पर्सन फॉर ए टैक्स ईयर्स अदर देन रेंट exempt from tax under this ordinance shall be chargeable to tax in that years under the head income from property। कि जो बेटा रेंट रिसीव्ड है या रिसीवेबल है बाय पर्सन, यहां पर भी बेटा लफ्ज पर्सन इस्तेमाल हुआ है, फॉर ए टैक्स ईयर्स, लफ्ज बेटा टैक्स ईयर और पर्सन ये ज़हन में रखना है। अदर देन रेंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस, तो वो बेटा एग्जेम्प्ट का ये मतलब है कि कुछ बेटा यानी जैसे 2 लाख से नीचे बेटा रेंट जो है ना वो एग्जेम्प्ट होता है। कि अगर मैंने एक प्रॉपर्टी, मेरी छोटी सी शॉप है या छोटा सा घर है, कोई ऐसा है कि उसकी बेटा मंथली उसका मंथली रेंट ही 10,000 है, तो वो बेटा एग्जेम्प्ट वाली कैटेगरी में चला जाएगा, यानी उसके ऊपर मुझे कोई टैक्स जो है ना वो नहीं देना पड़ेगा। ठीक है ना। उसकी भी बेटा एक उन्होंने स्लैब रखी है ना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कि अगर इनकम का लेवल बहुत ही नीचे है तो फिर बेटा वो टैक्स में नहीं आएगा, टैक्सेबल कैटेगरी में नहीं आएगा। यहाँ पे एग्जेम्प्ट से मुराद ये है बेटा। आगे बेटा इसका क्लास 2 क्या कह रहा है, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 3 रेंट मींस एनी अमाउंट रिसीव्ड आर रिसीवेबल बाय द ओनर ऑफ ए लैंड or a building as a consideration for the use or occupation
are the right to use or occupy the land or building and includes any forfeited deposit paid under a contract for the sale of land or a building। अब इसमें बेटा दो तीन कंसेप्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक तो बेटा अमाउंट ऑफ रेंट रिसीव्ड है और रिसीवेबल है, कि कुछ आपने बेटा अमाउंट रिसीव कर लिया है, कुछ आपने एग्रीमेंट कर लिया है कि जी मैं आगे फला पीरियड में बेटा वसूल करूंगा। यानी ये भी हो सकता है कि आप साल का इकट्ठा रेंट ले लें, क्वार्टरली बेसिस पे भी बेटा हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ भी हो सकता है। जो भी मतलब रेंट डीड आपने बेटा साइन किया है, टैक्स ईयर टू टैक्स ईयर वाइज बेटा कैलकुलेशन होगी, और वो अमाउंट जो ऑनर ने वसूल की, ऑनर ऑफ ए लैंड और बिल्डिंग, उसने किस चीज की कंसिडरेशन ली है, फॉर द यूज और ऑक्यूपेशन और द राइट टू यूज और ऑक्यूपाई द लैंड और बिल्डिंग। क्या आपने जगह बेटा रेंट आउट किया है या कोई बिल्डिंग रेंट आउट किया है। आगे बेटा उसने एक लफ्ज लिखा है, एंड इंक्लूड्स एनी फोरफिटेड डिपॉजिट। ये बेटा फोरफिटेड डिपॉजिट का मतलब होगा जिसको हम निक नेम में लफ्ज कहते हैं ना, पगड़ी, यानी जो एडवांस पेमेंट होती है। अगर आपकी बेटा जगह की वैल्यू बहुत अच्छी है, वो कमर्शियल जगह है, तो वो बेटा महाना रेंट के साथ साथ आपको कहते हैं कि जी आप इतनी एडवांस पेमेंट करें। वो बेटा 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन हो सकता है, 5 मिलियन भी हो किसी जगह पर, कि जी आप हमें इतनी एडवांस पेमेंट करें तो बाकी मंथली ये हमारा एग्रीमेंट होगा, और ये चीज जो है ना, ये बिल्डिंग या लैंड जो है ना, ये हम आपको इतने टाइम के लिए जो है ना, इसके जो है ना वो यूज करने के इख्तियारात जो है ना वो बेटा आपको दे देते। तो वो बेटा जो फोरफिटेड डिपॉजिट है वो भी टैक्सेबल होगा, वो भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है ना वो शामिल होगी। अच्छा आगे बेटा है जी। सर आज के लिए बहुत है बेटा। सर मैं कह रहा हूँ आज के लिए बहुत है इतना। ठीक होगा बेटा, फिर यहाँ पे इसको क्लोज कर लेते हैं। अभी जो बेटा हमने पढ़ा है इसको मैं सिर्फ 1 मिनट में बेटा जो है ना वो रिवाइज कर देता हूँ, ताकि आपने बेटा अच्छा किया, ताकि हम थोड़ा पढ़ें लेकिन वो बेटा क्लियर होता जाए। तो आज बेटा हमने 3-4 कंसेप्ट पढ़े हैं जो मोटे मोटे आपके बेटा ज़हन में होने चाहिए। इंशाल्लाह ताला फिर जब आपके सामने एमसीक्यूज आएंगे तो आप बेटा उसको बेहतर अटेम्प्ट करने की कोशिश में होंगे। तो बेटा हमने सेक्शन 9 से बेटा शुरू किया है। सेक्शन 9 बेटा हमारी टैक्सेबल इनकम को जो है ना वो शो करता है। टैक्सेबल इनकम है बेटा, फिर आगे बेटा लफ्ज टोटल इनकम है, आगे बेटा हमने हेड्स ऑफ इनकम, अब बेटा ये जो हमारे हेड्स ऑफ इनकम है ये इंपॉर्टेंट है। हेड्स ऑफ इनकम में बेटा हमने सैलरी, आगे बेटा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, आगे बेटा इनकम फ्रॉम बिजनेस, और एक बेटा है कैपिटल गेन, और लास्ट में है बेटा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये बेटा हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये आज जिस बच्चे ने भी बेटा कहा कि इतना काफी हो गया, उसको मैं शाबाश देता हूं, क्योंकि ये बेटा अगर हमें समझ आ गई तो आप समझ लें कि हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्लियर हो गया बेटा। जिस बच्चे को बेटा हमारे सेक्शन 2 की समझ आ गई, डेफिनेशंस की, मोटी मोटी बातों की, वैसे तो बेटा ये थोड़ा सा ड्राई सब्जेक्ट है, ये हमारे बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स को जब आप बेटा जॉब में भी आएंगे तो ऑर्डिनेंस की बुक बेटा आपने सामने रखी होती है, आप फिर भी चीजों में बाज दफा जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो ये इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल है, ड्राई है। ईयर टू ईयर बेटा इसमें चेंजेस भी आती हैं, अमेंडमेंट भी आती हैं, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है वो बेटा अगर आपका क्लियर हो जाता है तो वो मतलब आपकी हमारी क्लास की बड़ी सक्सेस होगी। तो ये बेटा जो हमारा मेन कंसेप्ट है कि बेटा टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम और हेड्स ऑफ इनकम, ये आज हमने डिस्कस किए हैं। तो बेटा जब टैक्सेबल इनकम की बात करते हैं तो लफ्ज बेटा पर्सन इस्तेमाल हुआ है, यस सर, और टैक्स ईयर इस्तेमाल हुआ है बेटा। ये बेटा ज़हन में रखना है कि इनकम ऑफ ए पर्सन इन ए टैक्स ईयर, इसमें बेटा कंफ्यूज नहीं होना। रिड्यूस्ड बाय जीरो वाला कंसेप्ट है कि नॉट लेस देन जीरो, जब जीरो हो जाएगी तो वो बेटा लॉस में चला जाएगा, तो लॉस की नेचर ऑफ कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि लॉस वाले बंदे ने तो बेटा कोई टैक्स नहीं देना, उसकी हमने ट्रीटमेंट क्या करनी है वो हम लॉस वाले सेक्शन में करेंगे, इधर हम अपने आप को कंफ्यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब तक वो इनकम जीरो से ऊपर है, बेशक वो 5 रुपए है या वो 50 रुपए है, तो वो बेटा टैक्सेबल इनकम आएगी। उसके ऊपर टैक्स कितना होना है वो अलग बात है, लेकिन वो जीरो से ऊपर होगी बेटा। तो टोटल इनकम मींस इनकम फ्रॉम ऑल हेड्स। तो हाउ मेनी हेड्स? वी हैव डिस्कस्ड 5 हेड्स। इनकम फ्रॉम सैलरी जो एक एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में है, इसमें बेटा फिर हमने वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स की बात की है। आपको कोई इंसेंटिव मिलता है, कोई बोनस मिलता है, लीव इन कैश मिलती है, कमीशन मिलती है, आपको यूटिलिटीज के मिलते हैं, आपको कोई डोमेस्टिक असिस्टेंस के लिए, ऑफिस असिस्टेंस के लिए बेटा किसी मुलाजम की एक सैलरी मिल जाती है। तो वो ऑल जो आपको बेटा फैसिलिटीज हैं वो सारी बेटा आपकी पार्ट ऑफ सैलरी बनेगी। आगे बेटा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, इसमें भी बेटा जो अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, आपने कोई लैंड दी है या कोई बिल्डिंग दी है, तो इसमें बेटा हमने बात की है एडवांस फॉरफिटेड डिपॉजिट की। ये मतलब जो जिसको हम पगड़ी कहते हैं निक नेम में, वो जो अमाउंट है बेटा वो भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आएगी। आगे ऐसे ही बेटा इनकम फ्रॉम बिजनेस है, कोई आपकी परचेज सेल पर है, कैपिटल गेन हमने इन्वेस्टमेंट की बात की है, उसके ऊपर जो आपको प्रॉफिट आएगा वो बेटा आपका कैपिटल गेन होगा। और आगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, आपको बेटा कोई आपकी लॉटरी निकल आई है, कोई आपको मतलब जो है ना आपका इनाम निकल आया है, आपका कोई जो है ना वो आपने लिए हुए थे बेटा बॉन्ड, वो आपका निकल आया, प्राइज विनिंग्स आपने कोई विन की हैं, तो वो बेटा जो है ना वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाली कैटेगरी में इनकम आएगी। तो ये इनकम फ्रॉम ऑल हेड्स, ये बेटा ये हम सम करेंगे तो दैट इज कॉल्ड टोटल इनकम। यहाँ पे बेटा हम इसको कंक्लूड करते हैं। तो कल बेटा हम सेक्शन 15 की जो बेटा बेयर एक्ट की मोटी सी लैंग्वेज है, तो ये बेटा हम इंशाल्लाह ताला सब सेक्शन 3 से बेटा हम आगे शुरू करेंगे। इसमें भी जो बेटा मोटी मोटी चीजें आती जाएंगी वो हम पढ़ते जाएंगे। तो अब बेटा आखिर में हम जो है ना वो 10 मिनट क्वेश्चन आंसर रखते हैं। कोई क्वेश्चन बेटा पहले जो आज हमने बेटा पढ़ा है उसके मुतल्लिक कोई क्वेश्चन, और उसके अलावा बेटा जो पीछे हमने पढ़ा है या कोई जनरल क्वेश्चन हो तो वो भी बेटा पूछा जा सकता है। सर अस्सलाम वालेकुम जी बेटा। सर डॉक्यूमेंट जो आपने ये शेयर किए ग्रुप में वो हम बाद में ऐड हुए, तो हमें अभी तक वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। एडमिन को मैसेज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ शेयर हुए हैं कुछ हुए नहीं है, तो काइंडली आप खुद वो रिपीट कर दें। एडमिन ने दोबारा शेयर कर दी है, या आप तो ग्रुप में हमें अलाउ कर। हाँ ये बेटा वो उन्होंने डेफिनेशंस वाले किए हैं। वो आपने सिर्फ स्लाइड एक कर दी है, जस्ट स्लाइड जिसमें डेफिनेशंस थे, बाकी जो अभी सर रिपीट कर रहे हैं पढ़ने सेक्शंस वो तो शेयर हुई ही नहीं ग्रुप में। मजारी साहब अभी आप चैट देखें, मोहम्मद अकील जावेद ने यहाँ सेंड करी है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लें पीडीएफ फाइल। यहाँ अभी इसमें मीटिंग में। जी जी ओके सर मेरा सवाल है जरूरी। जी 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 बेटा वेलकम। अच्छा, ये आपने कैपिटल गेन की बात की कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं और उसको सेल पे आपको मिलता है, इसके अंदर ये कितनी वास्ट लेके जा सकते हैं? जो स्टॉक मार्केट्स में हमें गेन्स मिलते हैं
जो हमें दूसरी इन्वेस्टमेंट्स जो हम करते हैं उस पे हमें कैपिटल गेन्स मिलते हैं, वो सारे इसके अंदर इंक्लूड होंगे या स्पेसिफिकली लॉ ने डिफाइन किए हैं जी यही सिर्फ कैपिटल गेन्स के अंदर आएंगे? नहीं बेटा, उसमें वो जो चीजें हैं ना बेटा, वो भी आपके कैपिटल, उसमें बेटा डिपेंड करता है कि आपका, अगर तो बेटा आपकी नेचर ऑफ बिजनेस ये है, उसमें बेटा डिफरेंस है। अभी थोड़ा सा ना, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि हमारे बेटा बहुत सारे लोग जो है ना वो बेटा प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं ना। कुछ लोग वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मैं मुलाजम हूँ, मुझे कुछ ना कुछ मेरी अगर किसी सेंस में सेविंग होती है तो हमारी सोसाइटी में बेटा ये एक इजी बिजनेस समझा जाता है ना, कि मैं प्लाट लेके छोड़ दूंगा, कुछ टाइम के बाद मैं सेल कर दूंगा। तो उसमें बेटा जो है ना ये डिफरेंट कैटेगरी होगी। और अगर एक बंदा प्रॉपर उसमें बेटा बिजनेस कर रहा है, वो टाउन डेवलपर और लैंड डेवलपर की बेटा कैटेगरीज अलग बना दी हैं गवर्नमेंट ने ना। उसमें बेटा वो जितना लैंड को अगर, तो आप बेटा ओपन प्लॉट की डिफरेंट कैटेगरी है, और अगर आप बेटा प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं कि लैंड को बकायदा डेवलप करके उसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो वो बेटा वहां पे आप चले जाएंगे। पर सिक्योर यार्ड की जो है ना वो फिक्स टैक्स गवर्नमेंट ने कर दिया है कि बड़े बड़े शहरों में रेट बेटा डिफरेंट है, स्मॉल सिटीज में बेटा रेट डिफरेंट है। वहां पे आपको पर सिक्योर यार्ड जो है ना वो आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसका आपके प्रॉफिट के साथ कोई तल्लक नहीं है, आपको बेटा उसमें प्रॉफिट ज्यादा आया है या कम आया है। दैट परटेन्स टू लैंड डेवलपमेंट, जो टाउन डेवलपर और लैंड डेवलपर वाला बिजनेस है। एक बात बेटा ये क्लियर होगी। दूसरी बात, अगर बेटा आप ओपन प्लॉट आपने ले लिया है और आपने बेटा विद इन 3 years उसको सेल किया है, तो वो अगर रूटीन में एक आध आपने प्लॉट लिया और 2-2.5 साल के बाद सेल कर दिया, तो वो बेटा आपकी आएगा कैपिटल गेन में। ठीक है, तो वो बेटा आपको कैपिटल गेन में उसका तरीकाकार ये होगा कि जो आपकी उसकी कास्ट ऑफ एक्विजिशन है वो बी होगी, और ए आपकी बेटा बनेगी जो आपकी उसकी वैल्यू ऑफ डिस्पोजल है। यानी ए आपने फॉर एग्जांपल उसको 2 मिलियन में बेटा परचेज किया, 2 साल के बाद आप उसको बेटा 2.5 मिलियन का सेल कर रहे हैं, तो 5 लाख आपका बेटा गेन है। अगर आपने 3 साल के अंदर उसको सेल कर दिया तो वो 5 लाख आपका बेटा कैपिटल गेन बनेगा। लेकिन अगर आपने बेटा ओपन प्लॉट को 3 साल के बाद सेल कर दिया, 4 साल फॉर एग्जांपल टाइम हो गया, तो वो बेटा आपका जो गेन है वो टैक्सेबल नहीं रहेगा, वो टैक्स से खत्म हो जाएगा। ये आगे हम सेक्शन 37 में इसका चार्ट बना के डिस्कस करेंगे कि कैपिटल गेन की बेटा कैलकुलेशन कैसे होती है। अब आपने बेटा आखिरी चीज पूछी है कि अगर आप स्टॉक जो है ना वो स्टॉक एक्सचेंज का बेटा बिजनेस कर रहे हैं, तो वो बेटा कैपिटल गेन नहीं होगा, वो आपका बिजनेस होगा जो हमने सेक्शन 2 में पढ़ा है बिजनेस की डेफिनेशन में, कि अगर आप कोई बेटा किसी भी कमोडिटी की परचेज और सेल फ्रीक्वेंट बेसिस पे कर रहे हैं, तो वो बेटा दैट इज यूर बिजनेस, नॉट कैपिटल गेन। एम आई क्लियर बेटा? ये बात मुझे बिल्कुल क्लियर होगी। लेकिन कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं लंबे टाइम के लिए, स्टॉक्स लेके रख देते हैं, तो उनकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और वो 10 साल बाद या 20 साल बाद उसको डिस्पोज करते हैं या सेल करते हैं, तो वो भी कैपिटल गेन के अंदर उस वक्त आएगी, या उसको हम, क्योंकि वो तो फ्रीक्वेंटली अगर सेल परचेज करेंगे वो बिजनेस में आ गया। लेकिन अगर हम उसे 5 साल या 10 साल के अरसे के लिए लेके रख रहे हैं, तो वो फिर उसको सेल करेंगे तो वो कैपिटल गेन में आएगा। जो डिफरेंस होगा उसका नहीं, उसमें बेटा कैपिटल गेन में उन्होंने बेटा एक तो ना उन्होंने कैपिटल गेन के लिए लफ्ज बेटा जो है ना वो मैं अभी यहाँ पे निकाल लेता हूँ आपकी आसानी के लिए, मैं इसको बेटा क्लियर कर देता हूँ। ज्यादा बेहतर था कि हम इंशाल्लाह ताला इसको उसी सेक्शन में जाके बेटा पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपने बेटा पूछ लिया तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इसमें बेटा जो इम्पोर्टेंट चीज है, आप देखें बेटा कैपिटल गेन सेक्शन 37 है,
subject to this ordinance a gain arising on the disposal of a capital asset। लफ्ज यहाँ पे बेटा कैपिटल एसेट इस्तेमाल हुआ है। अब कैपिटल एसेट क्या है वो आप अपने अकाउंटिंग की डेफिनेशन में देखेंगे कि वो एसेट्स जिसकी लाइफ बेटा 1 साल से ज्यादा हो, वो बेटा आपका कैपिटल एसेट्स कहलाता है। करंट एसेट्स में ये जो बेटा आपकी रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें हैं जिनमें वियर एंड टीयर ज्यादा होता है, वो बेटा आपका करंट एसेट्स कहलाता है। बाय ए पर्सन इन टैक्स ईयर्स other than a gain that is exempt from tax under this ordinance shall be chargeable to tax in that years under head capital gains, notwithstanding anything contained in this section, and gain under subsection 3A by a person in a tax year shall be chargeable to tax in that years under the head capital gains at the rate specified। उसके बेटा रेट उन्होंने दे दिए हैं डिवीजन 8 ऑफ पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल में। तो अब बेटा जो आपका क्वेश्चन है, 1 मिनट इसको बेटा हम आगे देखते हैं। जो भी आपने रीडिंग की है उसके मुताबिक तो ये नजर आ रहा है या यही बताया जा रहा है कि जो आपका आप जब डिस्पोज करेंगे और जो आपको गेन मिलेगा वो उसी के कैपिटल गेन में आ जाएगा, उसी ईयर के टैक्स रिटर्न्स में। बेटा उसी ईयर में उसका बेटा आगे एक उन्होंने पीरियड बेटा मखसूस कर दिया है ना। आगे बेटा अभी इसमें आप देखेंगे अगर आपका जो है ना बेटा डिफरेंट बेटा उसके होल्डिंग पीरियड्स की कैटेगरीज अलग हैं। वेयर द होल्डिंग पीरियड ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड्स 1 ईयर, तो फिर उसकी बेटा रेट अलग है। अगर आपका बेटा where the holding period of an immovable property exceeds 1 year but does not exceed 2 years, तो उसका बेटा रेट डिफरेंट है गेन का। आगे बेटा अगर उसका पीरियड 2 ईयर से ज्यादा है बट डज नॉट एक्सीड 3 years, तो फिर बेटा उसकी कैटेगरी डिफरेंट है। तो अगर बेटा इसमें उन्होंने 4 साल का पीरियड, अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है, वेयर द होल्डिंग पीरियड ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी exceeds 4 years, तो फिर बेटा गेन 0 है। तो इससे बेटा क्या चीज क्लियर हुई है। अब ये बेटा उसमें एक और चीज भी जो है ना, ये बेटा जो ऊपर वाली कैटेगरीज हैं ये बेटा कंस्ट्रक्टेड हाउस की हैं, नीचे बेटा ओपन प्लाट की अलग कैटेगरीज हैं। ओपन प्लाट अगर बेटा आप 8 साल तक डिटेन करते हैं तो उसके ऊपर आपको बेटा गेन है देना पड़ेगा। अगर आपने बेटा 8 साल से ज्यादा उसको विद हेल्ड कर लिया है, यानी आपका विद होल्डिंग पीरियड्स मोर देन 8 years है, तो उसके ऊपर बेटा 0 टैक्स है। ये बेटा टैक्स के रेट में बेटा आपने काइंडली कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये हमेशा बुक से देख के बेटा कैलकुलेशन की जाती है जब भी आप ऑर्डर बनाते हैं। तो ये आपके एग्जाम में बेटा ये नहीं पूछे जाएंगे, इसमें बेटा आपने कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन अभी आप बेटा डेफिनेशन की हद तक ये ज़हन में रखेंगे कि कैपिटल गेन मींस गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी वो लैंड हो सकती है बेटा, या कंस्ट्रक्टेड जो है ना वो कोई प्लाजा या कंस्ट्रक्टेड बेटा हाउस हो सकता है। जो आपने बेटा स्टॉक एक्सचेंज की बात की है वो बेटा आपका डिफरेंट जो है ना वो बेटा बिजनेस की कैटेगरी में आएगा, वो कैपिटल गेन नहीं होगा। नेक्स्ट बेटा और कोई ये बात क्लियर होगी बेटा? हाँ सर, एक सवाल है आपसे। जी, सर आपने सैलरी में सर कैपिटल नेचर एंड रेवेन्यू डिस्कस किया था सर, ये दोनों चीजें बता दिएगा। और सर इसके अलावा कैपिटल गेन की सर कौन कौन सी एग्जांपल्स आती हैं रियल टाइम में जब वर्किंग करते हैं, और दूसरा अदर सोर्सेज में। तो सर ये 2 चीजें मैं क्लियर करना चाह रहा था। जी बेटा सॉरी, दोबारा बेटा पूछे आपने एक बेटा लफ्ज पूछा कैपिटल और रेवेन्यू नेचर ऑफ सैलरी। ठीक है सर, कैपिटल नेचर एंड रेवेन्यू नेचर जो आपने सैलरी में डिस्कस किया था, और कैपिटल गेन की सर कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं जो मतलब एफबीआर में ऑर्डर फिलिंग करते वक्त आती हैं, और अदर सोर्सेज की कौन कौन सी एग्जांपल्स आ जाती हैं रियल टाइम में, वो सर मैं जानना चाह रहा था। ठीक हो गया। एक तो बेटा ये बात होगी, आपने बात की बेटा सैलरी की ना, तो सैलरी बेटा आपकी जो एनी टाइप ऑफ रिम्यूनरेशन दैट इज पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई,
एक तो ये बात क्लियर होगी। एनी टाइप ऑफ रिम्यूनरेशन जो है ना, वो बेटा डेली वेजेस पर भी हो सकती है, मंथली बेसिस की भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है। अब बेटा इसमें कैपिटल और रेवेन्यू नेचर की सैलरी का मतलब ये है कि कुछ बेटा सैलरी वो आपको देगा करंट बेसिस पे ना, रेवेन्यू नेचर ऑफ सैलरी होगी। यानी ज्यादातर हमारे यहाँ 99% बेटा जो जब सैलरी तय की जाती है तो वो बेटा मंथली बेसिस पे की जाती है ना, तो वो क्या होगी, वो बेटा रेवेन्यू नेचर ऑफ सैलरी होगी ना। अब अगर बेटा कैपिटल का मतलब ये है कि अगर कुछ ऐसे बिजनेस की नेचर है कि वो बेटा उनको जैसे साथ कंडीशनल या एक बोनस की या कमीशन की शक्ल में कह देते हैं कि जी अगर हमारा ये काम इस नेचर में होगा तो फिर हम आपको साल या 2 साल वीडियो नहीं आ रही। आई थिंक सर की जब डिस्कनेक्ट हो गई, सर डिस्कनेक्ट हो गई। सर ने आई थिंक मीटिंग लीव तो नहीं कर दी। दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं अब सर? मुश्किल है अभी, यहाँ से वो पोस्ट ही करेंगे। I think lecture is over. मेरा ख्याल है लीव कर दें, फिर मीटिंग लीव करें। हाँ ऐसे ही सेकंड क्लास स्टार्ट हो गई। चलें टाइम ठीक है। काफी। हाँ ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आई थिंक क्लास ओवर।